नमस्कार। अभी हमारे सामने एस स्वामीनाथन जी का चित्र है, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया या भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। पर अपने जीवन काल में इन्होंने हरित क्रांति का विकास करके, हरित क्रांति की शुरुआत करके भारत के कृषि क्षेत्र में जो योगदान दिया उसे हम जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में और ज्यादा जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम विलियम एस बोर्ड के द्वारा किया गया था और इंटरनेशनल लेवल पर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। इन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा विकासशील देशों में खाद्य आपूर्ति और भुखमरी के संकट को दूर करने का बहुत बड़ा काम किया था। इनका उसमें बहुत बड़ा रोल था। अब ये काम इन्होंने किया कैसे था? इन्होंने गेहूं के, वीट के HYV सीड्स को डेवलप करने का काम किया था। HYV सीड्स, इनका क्या फुल फॉर्म है, इनकी अपनी क्या खासियत है और इससे खाद्य आपूर्ति संकट को कैसे दूर किया जा सका, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम इतना क्लियर कर लेते हैं कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे। इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किनको कहा जाता है? क्योंकि अगर हमसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो हम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का नाम लेंगे। और अगर हमसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तब हम एस स्वामीनाथन जी का नाम लेंगे। तो ये फर्क है। और अब आगे हम समझते हैं कि HYV सीड्स क्या होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि HYV सीड्स क्या हैं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादकता वाले बीज। इन्हें मिरेकल सीड्स भी कहा जाता है। अब इन्हें मिरेकल सीड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेम लैंड पर अगर हम रेगुलर बीज लगाते हैं और फिर वहीं पर HYV सीड्स लगाते हैं, तो रेगुलर सीड्स की तुलना में HYV सीड्स से 10 गुना ज्यादा उत्पादन होगा। तो ये एक मिरेकल ही है, क्योंकि एक बीज हमने डाला तो जितना उत्पादन हुआ, उसकी दूसरी किस्म का बीज हमने डाला तो उससे 10 गुना ज्यादा उत्पादन। और ये HYV सीड्स ही ग्रीन रिवॉल्यूशन की देन है। तो इस प्रकार ये HYV सीड्स जब खेती में इस्तेमाल किए गए तो हमारी कृषि में जो उत्पादकता बढ़ी, एकदम से 10 गुना ज्यादा उत्पादन हो गया, उसे हमने रिवॉल्यूशन का नाम दिया। खेती में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है, इसलिए इसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया। तो इस तरीके से ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चर के फील्ड में थर्ड रिवॉल्यूशन माना जाता है। इसके पहले के जो 2 रिवॉल्यूशन हुई उनका नाम है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन एंड ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सबसे जरूरी पॉइंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, रैपिड इंक्रीज इन wheat and rice meals in developing countries with the help of high yielding varieties of seeds, good fertilizers and other inputs। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में तो कोई खाद्य संकट था नहीं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में व्हीट और राइस के उत्पादन में रैपिड इंक्रीज, जो बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, जो मैंने आपको पहले बताया, गुड फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स लाइक ट्रैक्टर्स, गुड टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की बहुत अच्छी तकनीक, जो एकदम से बढ़ोतरी हुई, उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम।
पहले हमारी खेती में इतनी उत्पादकता नहीं थी जितनी अब हो रही। किसकी सहायता से? HYV सीड्स की सहायता से। इसे हमने एक रिवॉल्यूशन का नाम दिया। और खेती में हरा रंग प्रमुख होता है, इसलिए हमने इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया। तो इस प्रकार ये एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली कहाँ शुरू हुआ? डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों? क्योंकि पहले ये टेक्निकल मामले में बहुत पीछे थे। ये तो रही ग्रीन रिवॉल्यूशन की कॉन्सेप्चुअल बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, मतलब फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन? ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन खेती के क्षेत्र में किस नंबर का रिवॉल्यूशन है? और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन पॉइंट HYV सीड्स है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन को ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्या है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन? मैंने ये बातें आपको समझा दी। अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं अपने भारत के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं कि हमें आज़ादी मिली थी 1947, 1947। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत की अधिकांश जनसंख्या 75%, 75% पॉपुलेशन खेती करती थी। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ना के बराबर था। आज़ादी से ठीक पहले साल 1943 में आज तक की सबसे बड़ी भुखमरी देखी, जिसमें लगभग 40 लाख लोग भुखमरी से मर गए। ये अकाल बंगाल में पड़ा था, इसलिए इसको नाम दिया गया बंगाल फेमाइन। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है। उसके बाद जब देश के आज़ाद होते ही इस घटना से सबक लेते हुए सरकार ने एग्रीकल्चर को 20 साल तक बढ़ावा देने का निश्चय किया, और ये बढ़ावा दिया भी, लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी पर फोकस नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ देश की आबादी फूड प्रोडक्टिविटी के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से सरकार को समझ आने लगा कि अब अगर कुछ क्रांतिकारी काम नहीं किया गया तो समस्या बढ़ सकती है, इसलिए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। जिसके लिए सरकार ने 1965 से 78 के बीच ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की विद द हेल्प ऑफ स्वामीनाथन जी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसमें इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड हाई यील्डिंग सीड्स का यूज करके प्रोडक्शन को कई गुना इंक्रीज कर दिया गया। मैंने पहले भी बताया आपको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन आधार क्या है? हाई यील्डिंग सीड्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। ये देखिए सामने पिक्चर में लगभग वो सभी चीजें हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आधार है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, HYV एटसेट्रा। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारत के स्टेटस को चेंज कर दिया। इसे फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन बना दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले भारत एक फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी था। भारत ने बंगाल की भुखमरी देखी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भारत अब विश्व के अन्य देशों को खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में आ गया। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जिसको हम हरित क्रांति की देन मान सकते हैं। आज अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व के 15 सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में गिना जाता है, और हरित क्रांति के बाद ही भारत तो पहले भी कृषि प्रधान देश डिक्लेयर किया गया था, पर हरित क्रांति के बाद भारत ने कृषि के क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की उसे हमेशा याद किया जाएगा। हरित क्रांति 1978 तक चली। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी प्रोडक्शन था वो सब खत्म हो गया। इसका ये मतलब है कि 1978 तक हमारी
खेती, हमारी कृषि का स्तर जो था वो इस स्तर पे इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने अब और अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत नहीं थी। प्रोडक्शन ऑलरेडी अब अच्छा हो गया था। और अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे शुरू हुआ इसकी बात करें तो यह सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। इस तरीके से हमने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की पूरी कहानी समझी। Who is the father of green revolution? किसने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म का इस्तेमाल किया? Who is the father of green revolution in India? और ग्रीन रिवॉल्यूशन के मुख्य आधार क्या है? HYV, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सेट्रा। इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले भारत की क्या स्थिति थी, फिर भारत में क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाना पड़ा, और उसके बाद भारत ने किस स्थिति में अपने आप को पाया, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भारत की क्या स्थिति हुई, कितनी अच्छी स्थिति में हमारा भारत चला गया। तो ये रही ग्रीन रिवॉल्यूशन की कहानी। आइए अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी कुछ अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसे हम मिरेकल क्यों कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसने ट्रेमेंडस इंक्रीज किया था क्रॉप प्रोड्यूस में, खाद्यान्न उत्पादन में इसने एकदम तेजी से बढ़ोतरी की थी। दूसरा, रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट कम कर दिया, मतलब अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम अपने लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन करने में सक्षम थे। नेक्स्ट, हेल्प टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड प्रमोटेड कैपिटल फार्मिंग। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की पहले की क्या स्थिति थी? हमारा किसान अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी खेती में लगाता था, खेती से उसको आउटपुट कुछ नहीं मिला तो उसका लॉस ही लॉस। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की स्थिति ये हुई कि अब किसान जो भी खेती करता था तो उससे जो भी खाद्यान्न उत्पादन हुआ, इसके बाद उन मतलब अपने इस्तेमाल के अलावा इतना खाद्यान्न बचा कि उसको सेल किया, इस तरीके से उनकी इनकम भी होती थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फार्मर की इनकम को इंक्रीज किया। नेक्स्ट, ग्रोथ इन फार्म मैकेनाइजेशन। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद खेती में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक ट्रैक्टर्स, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, तो इन चीज़ों का निर्माण, इन मशीनों का निर्माण करने के लिए मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना। तो ये तो रही पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स। तो जैसा पहले पॉइंट पे की अगर हम बात करें तो HYV सीड्स वर लिमिटेड ओनली फॉर 5 क्रॉप्स। 5 क्रॉप्स के ही रेगुलर सीड्स से HYV सीड्स तैयार किए गए थे। व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेन। उसके अलावा बाकी क्रॉप्स को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया था। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। दूसरा, एनवायरमेंट एंड सॉइल पॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके बारे में हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा जागरूकता, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। मतलब खेती अगर वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो और बढ़ जाए और प्रोडक्शन बढ़ जाए, इस लालच में हमने ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया और जो कारण बना एनवायरमेंट एंड सॉइल पॉल्यूशन का। डिजीजेस एज कैंसर, इनके जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इनके ओवर यूज से कैंसर जैसी बीमारियों ने भी बढ़त बना ली। और जैसा मैंने बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले पंजाब में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी हो, कैंसर के पेशेंट्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा शायद पंजाब से ही आते हैं। हो सकता है इसका कोई कनेक्शन हो। नेक्स्ट, सॉइल डिग्रेडेशन। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद खेती में जो नई नई तकनीक इस्तेमाल की,
उसमें मैं फिर से वही ग्रीन रिवॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों का नाम लूँगी। उससे सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, हमारी मिट्टी की जो उर्वरता थी वो खत्म होती गई। मिट्टी में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खेती में एक दोस्त जैसा काम करते हैं, किसानों के दोस्त कहे जाते हैं। तो इन पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म होते गए और मिट्टी सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। नेक्स्ट, इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज। ग्रीन रिवॉल्यूशन को पूरे भारत में नहीं किया गया, बल्कि इसे कुछ लिमिटेड क्षेत्रों में, कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उसके अलावा साउथ में बहुत थोड़ी जगहों में इसे शुरू किया गया। जिससे क्या हुआ, इंटर रीजनल कुछ क्षेत्र जो थे वो बहुत विकसित हो गए और बाकी उनकी तुलना में पिछड़ गए। तो इंटर रीजनल, ऐसे ही इंट्रा रीजनल मतलब एक प्रदेश में ही कुछ क्षेत्र बहुत, जैसे कुछ किसान वो बहुत आगे निकल गए और कुछ किसान वो उसमें उन तकनीकों के लिए इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, वो और पिछड़ गए। तो इस तरीके से इंटर रीजनल स्टेट्स डेवलपमेंट में जो गैप आ गया, और इंट्रा रीजनल मतलब एक ही क्षेत्र विशेष के किसानों में जो बहुत अंतर आ गया, वो जिसे ड्रॉबैक के रूप में देखा जाता है। It covered only 40% of the total crop area, as Assam, Bihar, West Bengal and Odisha were left out. मतलब हमारे टोटल क्रॉप एरिया, खेती किए जाने वाली टोटल ज़मीन के सिर्फ 40% एरिया को ग्रीन रिवॉल्यूशन में कवर किया गया। जैसे आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा को इससे बाहर ही रखा गया। तो इस प्रकार ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, पर इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब वो कोई मतलब नहीं था, वो बेकार था। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन था जिसने हमारी स्थिति को स्थिर करने का काम किया, हमारे स्टेटस को बढ़ाने का काम किया। अब इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। ये अब हम पर निर्भर करता है कि हम कोई चीज़ अगर दी जाती है तो हम उसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, और किसी भी चीज़ का ओवर यूज करना खतरनाक ही होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, फिर वो चीज़ कोई भी हो सकती है, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या कुछ और हो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन खराब नहीं है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बुरा नहीं था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो चीज़ें बताई गई थी, जो टेक्निक्स बताई गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिए गए थे, उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए हमें ये समझ होनी चाहिए। इस तरीके से मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। हाँ, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बात चली है अगर हरित क्रांति की, बात चली है खाद्यान्न की, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं एक स्लोगन बोलना चाहूँगी, उतना ही लें अपनी थाली में जिससे अन्न न जाए नाली में। प्लीज़ इस स्लोगन को याद रखिएगा और इसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि अन्न कितना इम्पोर्टेंट है ये आज हमने जाना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, क्योंकि किसी भी कंटेंट को बनाने में हमारी मेहनत लगती है, और आपका ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हमारे लिए एक रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का कार्य करता है, और नेक्स्ट कंटेंट के लिए हम उसी मोटिवेशन के साथ तैयार हो जाते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद।